नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते हैं, कमल खाना खाया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शब्दों का समूह तो है, लेकिन यह वाक्य नहीं बन पाया है क्योंकि यह सार्थक समूह नहीं है। लेकिन जब इस वाक्य में कमल खाना खाया में हम ने जोड़ देते हैं, कमल ने खाना खाया, तो वह एक सार्थक समूह बन जाता है। यही सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य है। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहला उद्देश्य, 2 नंबर पर विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का आशय है कि वाक्य में जो करता है, अर्थात जो कार्य को कर रहा है वही उद्देश्य है। उदाहरण में हम देखें, राम खाना खा रहा है। यहाँ देखें, राम करता है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम यहाँ उद्देश्य है। दूसरा वाक्य, मम्मी खाना बना रही है। अब यहाँ खाना बनाने की क्रिया हो रही है, लेकिन उस क्रिया को करने वाली मम्मी है, अतः यहाँ उद्देश्य मम्मी है। यहाँ राम और मम्मी दोनों वाक्य में कर्ता हैं, इन्हीं दोनों को ही उद्देश्य कहा जाएगा। अब देखते हैं विधेय क्या है। विधेय देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ कर्ता बच्चे हैं। अब कर्ता के अलावा वाक्य में जो बात होती है उसे विधेय कहा जाता है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि कर्ता के बारे में जो भी बात होती है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण है, अनीता पढ़ रही है। कर्ता अनीता है और अनीता के बारे में बात क्या हो रही है? पढ़ रही है। तो जो बचा हुआ वाक्य है पढ़ रही है, इसे विधेय कहा जाएगा। फिर से समझें, वाक्य का जो कर्ता है वह उद्देश्य है और जो कर्ता के बारे में बात हो रही है वह विधेय है। यही वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। वाक्य में जब एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है, तो उन वाक्यों को साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, सीमा खाना खा रही है। अब आप यहाँ देखें, सीमा खाना खा रही है, कर्ता की संख्या 1 है और जो कार्य हो रहा है वो भी एक ही हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है। अब आप देखें, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, अतः यह एक सरल या साधारण वाक्य है। अगला उदाहरण, अनीता पढ़ रही है। सीधा सिंपल उदाहरण है, अनीता के बारे में बात हो रही है, पढ़ रही है, तो एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, अतः साधारण या सरल वाक्य कहा जाएगा। इसी तरह से आगे उदाहरण देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मैं जाता हूँ, कृति खेलती है, सोनिया मेरी सहेली है। अब यहाँ तक यही बात चल रही थी कि एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अर्थात एक कर्ता है और एक क्रिया है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। दूसरी बात, जब वाक्य में सिर्फ सूचना होती है, उन वाक्यों को भी सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सोनिया मेरी सहेली है, यह एक सूचनात्मक वाक्य है। अगला है, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है, तो यह एक सूचनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। तो ऐसे वाक्यों को भी सरल वाक्य की श्रेणी में ही रखा जाता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया वाले, या यूं कहें उद्देश्य और एक ही विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य होते हैं। अथवा जो सूचना देने वाले वाक्य हैं, सूचनात्मक वाक्य हैं, उन्हें भी सरल वाक्य की श्रेणी में ही रखा जाता है। आगे देखेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में। वाक्य में जब एक प्रधान वाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधान वाक्य एक ही होता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब इन प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द काम में लिए जाते हैं। उन योजक चिन्हों को, उन योजक शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
जैसे उदाहरण देखिए हम, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहाँ दूसरी बात पहली बात पर निर्भर है, अर्थात यह आश्रित उपवाक्य है। किस पर? पहले वाक्य पर, प्रधान वाक्य पर। पहला प्रधान वाक्य है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। दोनों मिलकर के ही उस वाक्य को पूरा कर रहे हैं, अर्थात एक आश्रित उपवाक्य है। उस आश्रित के होने के कारण ही पहला अधूरा है और दोनों मिलकर के ही वह कार्य को पूरा कर रहे हैं, अर्थात वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अगला उदाहरण देखें, जब वह मेरे घर आएंगे तब हम घूमने जाएंगे। अब इस वाक्य में देखिए, हम घूमने जाएंगे कब? जब वह मेरे घर आएंगे। तो हमारा घूमने जाना उनके हमारे घर आने पर डिपेंड करता है। जब वह मेरे घर आएंगे तब हम घूमने जाएंगे, अर्थात एक प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है, अतः यह मिश्रित वाक्य की श्रेणी में है। अगला वाक्य देखें, राधा मेरे घर आएगी क्योंकि उन्हें घूमने जाना है। अब यहाँ एक प्रधान वाक्य और उसी पर ही आश्रित दूसरा उपवाक्य है। अब आप ये शब्द देखते चलें, कौन से योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखें कि जब और तब, इन दो योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है, और क्योंकि। अभी हमें याद रखना है ये कि इन योजक शब्दों को जोड़ने वाले जो वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसमें एक प्रधान वाक्य होना चाहिए और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य भी होने चाहिए। अगला उदाहरण देखें, परिश्रम करो ताकि उच्च पद प्राप्त कर सको। अब यहाँ दूसरी बात जो है उच्च पद प्राप्त करने की पहली बात पर निर्भर करती है, अर्थात आश्रित उपवाक्य है दूसरा, पहला प्रधान वाक्य है कि परिश्रम करो और दूसरी बात उसी पर ही आधारित है, क्योंकि उच्च पद का प्राप्त होना परिश्रम करने पर ही निर्भर करता है। और यहाँ ताकि शब्द से जुड़ा हुआ है ये। जो परिश्रम करते हैं वह हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह के वाक्य जो से स्टार्ट होते हैं, जो से शुरू होते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो आधे आधे वाक्य हैं। जो परिश्रम करते हैं वह हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। अगला है, अगर तुम परिश्रम करते तो अवश्य ही पास होते। दूसरी लाइन जो है अवश्य ही पास होते किस पर निर्भर कर रहा है? अगर तुम परिश्रम करते, तो पहली बात पर आधारित है दूसरी बात, अतः आश्रित उपवाक्य है और ऐसे वाक्यों को ही मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे, यदि बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी। अब यहाँ फसल का अच्छा होना किस बात पर निर्भर है? फसल अच्छी तब होगी जब बारिश अच्छी होगी। यदि बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी। तो यहाँ हम देखें मुख्य वाक्य है बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी, अर्थात अच्छी फसल का होना बारिश होने पर ही निर्भर कर रहा है। यह प्रधान वाक्य हुआ और यह उस पर आश्रित उपवाक्य है, अतः मिश्रित वाक्य ही है। अगला है, जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ कोई नहीं था। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब और तब शब्दों का प्रयोग किया गया है, अव्ययों का प्रयोग किया गया है। और दोनों वाक्य जो हैं, जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ कोई नहीं था, जुड़े हुए हैं, पहले वाक्य पर आश्रित है दूसरा वाक्य। अतः ऐसे वाक्य जो जब प्रधान एक वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है उपवाक्य, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे वाक्यों को हम मिश्र या मिश्रित वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। अब हम यहाँ पहचान के लिए कुछ शब्द रखे हैं, जैसे क्योंकि, कि, ताकि, जब और तब। वाक्य की शुरुआत जब से होती है और बीच में तब भी आता है। अर्थात, यदि और तो, अर्थात किस तरह के वाक्य हों कि यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। इस तरह के वाक्य भी मिश्र वाक्य की श्रेणी में ही आते हैं। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अगला है अगर आप बाजार जाओगे तो सामान ला पाओगे। तो ये योजक शब्द जो हैं, योजक अव्यय जो हैं, इनसे भी हमें पहचान हो सकती है, लेकिन हमें वाक्यों पर ध्यान देना ही है कि उसमें एक प्रधान वाक्य होना चाहिए और एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, तभी हम उसे मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। अगला देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। अब इस संयुक्त वाक्य में दो
या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं जो किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। अब इन दोनों वाक्यों में दोनों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो दोनों अपने आप में एक पूर्ण वाक्य ही होते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, रवि आया लेकिन अनिल चला गया। अर्थात रवि आया एक बात है और अनिल चला गया दूसरी बात है, निर्भर नहीं है, दोनों कोइंसिडेंट हैं। रवि आया लेकिन अनिल चला गया। अब यहाँ हम योजक शब्द का ध्यान रखेंगे, लेकिन आया है और ये लेकिन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों साधारण वाक्य हैं। अगला भी देखें, बाजार तो जाओ पर मास्क लगाकर जाओ। अब यहाँ पर शब्द से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं और दोनों वाक्य साधारण वाक्य हैं। सिर्फ जोड़ने का काम पर कर रहा है। अगर इन्हें अलग भी कर दिया जाए तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला वाक्य है बाजार तो जाओ पर मास्क लगाकर जाओ, तो यहाँ दो वाक्य दोनों को योजक शब्द पर जोड़ रहा है। अतः ऐसे वाक्य जो संयोजक शब्द से जुड़े हों लेकिन दोनों अलग अलग साधारण वाक्य हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगला उदाहरण देखें, सौरभ आया और सुमित चला गया। बिल्कुल अलग अलग बातें हैं दोनों। सौरभ आया एक वाक्य, सुमित चला गया दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है। अतः दो साधारण वाक्य हैं, दोनों को जोड़ने का काम संयोजक शब्द कर रहा है और अतः इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। अगला है, राधा ने पाठ भी याद नहीं किया और उसका काम भी अधूरा है। दो वाक्य हैं, राधा ने पाठ भी याद नहीं किया एक बात, और दूसरी बात है उसका काम भी अधूरा है। दोनों वाक्य हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अलग कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको जोड़ने के लिए योजक शब्द को काम में लिया गया है और वो योजक शब्द क्या है, और ऐसे वाक्य जो और से जुड़े हुए हैं, वाक्य शब्द की बात नहीं हो रही है, ऐसे दो वाक्य जो और से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, रीमा और सीमा खाना खा रही हैं। अब आप देखिए और शब्द इसमें भी आया है। ये देखिए, और यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है। रीमा और सीमा खाना खा रही हैं। अब आप यहाँ देखें, क्या यह एक संयुक्त वाक्य है? नहीं, यह संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ और शब्द दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। यह सिर्फ दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दो शब्द कौन से हैं? रीमा और सीमा खाना खा रही हैं। दो वाक्य अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ दो शब्द जुड़े हुए हैं और शब्द से, अतः इसे संयुक्त वाक्य नहीं कहा जाएगा। यह एक साधारण वाक्य है। अतः कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ दो शब्द जुड़ रहे हैं, कोई वाक्य नहीं है दो अलग अलग, तो यह संयुक्त वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखेंगे, या तुम पढ़ लो या फिर काम में हाथ बटा लो। अब यहाँ आप देखें, दो वाक्य दिख रहे हैं, या तो तुम पढ़ लो, दूसरा वाक्य है या फिर काम में हाथ बटा लो। तो यहाँ आप देखें, दोनों या शब्दों को हटा दें तो दो वाक्य क्या बनेंगे? तुम पढ़ लो, काम में हाथ बटा लो। यहाँ दो वाक्य अलग अलग बनते हैं, लेकिन इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या को काम में लिया गया है संयोजक शब्द के रूप में। तो यहाँ आप देखिए, या से शुरुआत हो रही है और बीच में भी या आ रहा है, अर्थात या से जुड़ने वाले दो वाक्य हैं, दोनों साधारण वाक्य हैं। अतः ऐसे वाक्य जब दो साधारण वाक्य हों, संयोजक शब्द से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। आगे देखिए, खा लो या टीवी देख लो। दो वाक्य हैं, खा लो, दूसरा वाक्य है टीवी देख लो। अब यहाँ देखेंगे, दो वाक्य हैं, चाहे छोटा है। देखिए, पहला वाक्य खा लो, छोटा सा वाक्य है, और दूसरा वाक्य है टीवी देख लो। दोनों अलग अलग वाक्य हैं, सिर्फ एक संयोजक शब्द है जो उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। या सोनू या मोनू में से कोई एक आ जाओ। अब आप यहाँ देखें, क्या यह संयुक्त वाक्य है? सोनू या मोनू में से कोई एक आ जाओ, अर्थात दो शब्द हैं, सोनू या मोनू। क्या यहाँ पर दो वाक्य हैं?
नहीं, यहाँ दो वाक्य नहीं है, यहाँ सिर्फ दो शब्दों को जोड़ने के लिए या को काम में लिया गया है। अतः मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो ही संयुक्त वाक्य होता है। जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए या, और, तथा इन शब्दों को काम में लिया जाए तो उन्हें संयुक्त वाक्य नहीं कहा जाता है। अतः यहाँ ध्यान देने योग्य यही बात है कि शब्दों को जोड़ें या शब्द से तो उसे हम संयुक्त वाक्य नहीं कहेंगे। आगे देखें, मैं बाजार गया था अतः मैं सब्जी भी ले आया। अब यहाँ देखेंगे, पहला वाक्य है मैं बाजार गया था और दूसरा वाक्य है मैं सब्जी भी ले आया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने में अतः शब्द को काम में लिया गया है। मैं बाजार गया था अतः मैं सब्जी भी ले आया। दोनों वाक्य अलग अलग हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अतः को काम में लिया गया योजक शब्द के रूप में, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण देखें, तुम्हें पढ़ना है, साथ साथ माता पिता का ध्यान रखना है। अब आप देखें, दो अलग अलग वाक्य है। तुम्हें पढ़ना है, माता पिता का ध्यान रखना है, लेकिन जोड़ने के लिए साथ साथ दो योजक शब्दों को एक साथ काम में लिया गया है। अतः कौन सा वाक्य कहा जाएगा? इसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। अगला देखेंगे, परीक्षा में अलंकार आएंगे अथवा छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। अब आप देखें, पहला वाक्य परीक्षा में अलंकार आएंगे, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। अब यहाँ दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य अथवा से जुड़ रहे हैं और इसका अंतर हम समझें अगले लाइन में। परीक्षा में अलंकार अथवा छंद से संबंधित प्रश्न आएगा, बिल्कुल वही बात है। आप यहाँ गौर से देखें, बात वही है लेकिन वाक्यों में अंतर है। पहला वाक्य क्या कह रहा था? परीक्षा में अलंकार आएंगे, एक बात कह करके फिर अगली बात भी कह रहा था छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। दो वाक्य बताए जा रहे थे, पहली बात परीक्षा में अलंकार आएंगे और दूसरा वाक्य है इसमें छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। दो वाक्य हुए, अथवा जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ दूसरी लाइन में देखें आप, परीक्षा में अलंकार अथवा छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। अब यहाँ आप देखें, यहाँ वाक्य बड़ा दिख रहा है लेकिन अलंकार अथवा छंद से संबंधित, अब यह अथवा शब्द जो है वो सिर्फ दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अलंकार और छंद को। यहाँ दो वाक्य नहीं जुड़ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। परीक्षा में अलंकार अथवा छंद से संबंधित प्रश्न आएगा, एक ही क्रिया है यहाँ पर और अथवा शब्द सिर्फ दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है इस वाक्य में। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में हम देखें, दो वाक्यों को जोड़ने का काम अथवा कर रहा है। अतः सिर्फ योजक शब्दों से वाक्य की पहचान बिल्कुल नहीं होगी। हमें याद रखना है कि संयुक्त वाक्य की श्रेणी में वही वाक्य आते हैं जब दो वाक्य हों, दोनों अलग अलग हों, साधारण वाक्य हों और उनको जोड़ने का काम संयोजक शब्द कर रहे हों, तब उन्हीं वाक्यों को ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम एक बार नजर मारते हैं कौन कौन से संयोजक शब्द संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम देखेंगे, अथवा, या, अतः, साथ साथ, एक जैसे शब्द हैं अथवा और या भी। अतः, साथ साथ, और, तथा, एवं, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं। इनमें से कोई भी काम में आ सकता है लेकिन वाक्यों को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए नहीं। अगला है पर, किंतु, लेकिन, परंतु, ये चारों भी एक ही अर्थ के वाची हैं ये शब्द। परंतु हम यहाँ ध्यान रखें, यह चारों शब्द अगर वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तभी हम उसे संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ बल्कि शब्द को भी हम ले सकते हैं जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम इनका स्पष्टीकरण देखते हैं। एक बार हम अपना अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला वाक्य है, बारिश अच्छी होने पर फसल अच्छी होगी। यहाँ हम ध्यान दें, क्या यह संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या साधारण सरल वाक्य है। फिर देखें, बारिश अच्छी होने पर फसल अच्छी होगी, सूचनात्मक वाक्य है, इसीलिए
इसे सरल वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ सूचना दी जा रही है कि बारिश अच्छी होने पर फसल अच्छी होगी, सूचना है, अतः सरल वाक्य। अगला देखेंगे, परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ भी यह सूचना ही दे रहा है, अतः यह सरल वाक्य है। आगे देखेंगे, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, सदा सत्य बोलो किस बात पर निर्भर कर रहा है, किस बात पर आश्रित है, क्योंकि उसे गांधी जी ने कहा है। तो यहाँ गांधी जी ने कहा इस बात पर निर्भर करता है कि सदा सत्य बोलो, अर्थात दोनों वाक्य जो हैं एक अव्यय से जुड़ रहे हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यह कर रहा है, अतः ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाएगा। अब इसी मिश्र वाक्य को अगली लाइन में देखेंगे आप, गांधी जी ने सत्य बोलने के लिए कहा। इसी मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया गया। गांधी जी ने सत्य बोलने के लिए कहा, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया और एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, अतः यह साधारण वाक्य है, परंतु यहाँ मिश्र वाक्य था। आगे देखें, सौरभ के आने पर सुमित चला गया। अब यहाँ सुमित का जाना सौरभ के आने पर निर्भर करता है। देखिए, सौरभ के आने पर सुमित चला गया, सौरभ के आने पर सुमित का जाना निर्भर कर रहा है, अतः इसे कौन से वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा? मिश्र वाक्य की श्रेणी में। अगला देखें, सौरभ आया और सुमित चला गया। अब यहाँ दो वाक्य हो गए, सौरभ आया, सुमित चला गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और कर रहा है, अतः दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जोड़ने के लिए और शब्द संयोजक के रूप में काम में आ रहा है, अतः ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला देखें, रामायण जो एक धार्मिक पुस्तक है, वाल्मीकि द्वारा रचित है। और दूसरा वाक्य भी साथ साथ देखिए, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, क्योंकि यह सूचना दे रहा है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है। लेकिन एक बार ऊपर वाले वाक्य को देखें, रामायण जो एक धार्मिक पुस्तक है, वाल्मीकि द्वारा रचित है। देखें, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। रामायण जो एक धार्मिक पुस्तक है और वाल्मीकि द्वारा रचित है, तो यहाँ दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन दोनों आश्रित हैं, अतः ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। मैं बाजार जाकर सब्जी भी ले आया। और दूसरा वाक्य भी साथ देखें, मैं बाजार गया था, अतः सब्जी भी ले आया। यहाँ देखें दो वाक्य हैं, मैं बाजार गया था एक वाक्य, अतः सब्जी भी ले आया दूसरा वाक्य, और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम अतः कर रहा है। तो कौन सा वाक्य होगा? यह संयुक्त वाक्य। अब ऊपर देखें, मैं बाजार जाकर सब्जी भी ले आया, बिल्कुल साधारण वाक्य, एक कर्ता है और सब्जी लेकर आने का कार्य कर रहा है। अगला देखें, तुम्हें पढ़ने के साथ साथ माता पिता का भी ध्यान रखना है। और एक वाक्य देखें, तुम पढ़ने या लिखने में से एक काम कर लो। और तीसरा वाक्य है इसी तरह का, तुम्हें पढ़ना है साथ साथ माता पिता का ध्यान रखना है। इसी से शुरू करते हैं। पहला वाक्य तुम्हें पढ़ना है, दूसरा वाक्य माता पिता का ध्यान रखना है। अब आप देखें, दो वाक्य दिख रहे हैं हमें, तुम्हें पढ़ना है एक वाक्य, दूसरा वाक्य माता पिता का ध्यान रखना है। दो वाक्य हैं, दोनों को जोड़ने का काम ये दो शब्द कर रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ दोनों वाक्य अलग अलग हैं, दोनों साधारण वाक्य हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं, अतः यह वाक्य हुआ संयुक्त वाक्य। अब यहाँ इस वाक्य पे आते हैं, तुम पढ़ने या लिखने में से एक काम कर लो। अब यहाँ आपको या शब्द दिख रहा है, लेकिन यह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे कोई मिश्र वाक्य नहीं कहा जाएगा, कोई संयुक्त वाक्य नहीं कहा जाएगा। अब आप देखें, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द जुड़ रहे हैं और एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। अब आगे देखें, तुम्हें पढ़ने के साथ साथ माता पिता का भी ध्यान रखना है। अब इस वाक्य में हमें देखना है कि यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, अतः यहाँ मिश्र वाक्य है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिएगा।